बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी उर्दू की मौलमा और मेरा ताल्लुक़ आर्मी पब्लिक स्कूल फोर्ट रोड मिडिल विंग बॉयज़ से है। आज मैं आपको F6 की तरफ से तफ्तीश करदा चौथे हफ्ते का सबक पढ़ाऊँगी, जो कि है ख़त नवीसी, सफ़ा नंबर 22 पे। ख़त नवीसी ख़त दो तरह के होते हैं। एक रस्मी ख़त, जो कि हम किसी इदारे के या पेशावर अफराद के नाम लिखते हैं, मुख्तलिफ़ महकमों के अफसरान के नाम जो ख़त तहरीर किए जाते हैं, महकमे से मुतल्लिक़ अमूर के बारे में कोई अर्ज़ करनी होती है, तो हम ज़्यादातर ये इस तरह के खतूत लिखते हैं जिन्हें रस्मी ख़त कहा जाता है। और गैर रस्मी ख़त वो खतूत हैं जो हम अपने अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब के नाम तहरीर करते हैं, खैर खैरियत के लिए और हालात वगैरह जानने के लिए। आज जो हम ख़त पढ़ रहे हैं वो है कि आपका कोई दोस्त बैरून मुल्क मुकीम है, जिसे ख़त लिखकर उसे पाकिस्तानी रस्म व रवाज से आगाह करना है। आज का टॉपिक आपके ख़त का ये है। ख़त के टॉपिक की वजाहत करने से पहले मैं चाहूँगी कि ख़त में जो तहरीर करने के, ख़त लिखने के जो असूल ज़वाबित हैं वो आप जान लें अच्छी तरह से। ख़त तहरीर करने के लिए ज़बान सादा, आसान और शगुफ्ता होनी चाहिए, यानी कि आप अच्छे नरम लहजे में बात करें। लंबी चौड़ी तमहीद बांधने से गुरेज करें, लंबी चौड़ी बात मत करें, छोटे छोटे जुमले तहरीर करें। ख़त लिखते हुए जिसे ख़त लिखा जा रहा है उसकी उम्र और रुतबे का ख़ास ख्याल रखा जाए और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो कि नाशाइस्ता या सुनने में बुरे ना लगें पढ़ने में। ख़त लिखते हुए ख़त तहरीर करने का मकसद वाज़ेह होना चाहिए और ख़त का इख्तिताम निहायत मौसर अंदाज में बयान करें। ख़त के अज्जा की तरफ अब एक नज़र दौड़ाते हैं। ख़त में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मलूज़े खातिर रखना ज़रूरी है। सबसे पहले जो मकाम रवानगी, यानी मकाम रवानगी जहाँ से ख़त लिखा जा रहा है वो क्लियर होना चाहिए हमें, कि अपना एड्रेस, अपना पता, ठीक है। हम ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं अस कमरा इम्तिहान, यानी हम कमरा इम्तिहान में बैठे, अभी जो ख़त लिख रहे हैं वो हम कमरा इम्तिहान में बैठे हुए लिख रहे हैं। दूसरी चीज़ है तारीख़। आज जैसे अगर मैं तारीख़ लिखना चाहूँ, कमरा इम्तिहान के बाद आप अलिफ बे जीम लिखेंगे, यानी कमरा इम्तिहान किसका, या तो आप स्कूल का नाम लिख लें जिस स्कूल में बैठे हुए हैं, F6 फोर्ट रोड रावलपिंडी, या फिर अलिफ बे जीम लिख लें। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि अस कमरा इम्तिहान अलिफ बे जीम लिख दिया जाए मकान में रवानगी में। दूसरी चीज़ है तारीख़, जो कि जिस दिन आप ख़त लिख रहे हो वो तारीख़ लिखो। जैसे आज 21 अप्रैल है तो मैं लिखूँगी 21 अप्रैल 2020। इसके बाद अगला स्टेप आता है अलकाब व आदाब का। अलकाब व आदाब से मुराद अलकाब लक़ब की जमा है, यानी जिस नाम से आप अपने दोस्त को पुकारते हो। प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, प्यारे अली, जिसके नाम भी आप ख़त लिख रहे हो। और आदाब से मुराद सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा बेहतरीन तरीका जो इस्लाम ने हमें बताया है वो आदाब करने के लिए बेहतरीन यही है कि हम सलामती भेजें, अस्सलाम वालेकुम कहें। इसके बाद अगला स्टेप है चौथी चीज़ जो है वो है इब्तदाई कलमात। ख़त को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप इब्तदाई कलमात अच्छे से मौसर अंदाज में तहरीर करें। जैसे अगर मैं अपना ख़त तहरीर करूं तो मैं लिखती हूँ ज़्यादातर कि अल्लाह के फजलो करम से, अपने ख़त का आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हुए कि अल्लाह के फजलो करम से मैं खैर व आफ़ियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर व आफ़ियत से होंगे। इसके बाद नफ्स मज़मून, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नफ्स मज़मून से मुराद ये है वो ये है कि जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे आपने बात करनी है, और मौजू है हमारा कि बैरून मुल्क मुकीम दोस्त को ख़त लिखकर हमने पाकिस्तानी रस्म व रवाज से आगाह करना है। और पाकिस्तानी रस्म व रवाज पे भी आगे हम तबादला ख्याल करेंगे। अभी फ़िलहाल इसके मुकम्मल अज्जा का एक जायज़ा। अलविदाई कलमात यानी एंडिंग स्टेटमेंट्स आपकी क्या होनी चाहिए कि अब इजाज़त चाहता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी मेरे ख़त का जवाब देंगे और घर वालों को सलाम कहिएगा, छोटों को प्यार कीजिएगा। और इसके बाद आ जाता है इख्तिताम, जो कि आपके ख़त का सबसे आखिरी हिस्सा है। इख्तिताम में आप लिखते हो वस्सलाम या अल्लाह हाफ़िज़ या फ़ी अमान अल्लाह, और इसके बाद अपना नाम लिख देते हो या फिर बेजीम दाल, वस्सलाम आपका प्यारा दोस्त या आपका मुखलिस
कुछ भी आप लिख सकते हो, और बेजीम दाल भी लिख सकते हो और अपना नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, ये थे आपके ख़त के अज्जा। एक दफ़ा फिर देख लीजिए, मकाम रवानगी, तारीख, अलकाब व आदाब, इब्तदाई कलमात, नफ्स मज़मून, और इसके बाद अलवदाई कलमात, और फिर है इख्तिताम। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं ख़त पर डिस्कस करने के लिए कि कैसे ये लिखा जाए। कि जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि स्टार्ट हमने किया एज कमरा इम्तिहान से, इसके बाद अलिफ बे जीम, इसके बाद आज की तारीख मैंने लिख दी 21 अप्रैल 2020, इसके बाद है प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम, इब्तदाई कलमात, हाल अहवाल दरियाफ्त करना, नफ्स मज़मून, जिस मौजू पर ख़त तहरीर किया जा रहा है, अलवदाई कलमात, ख़त का जल्द जवाब तलब करना या घर वालों को सलाम दुआ। इख्तिताम में आप लिखेंगे वसलाम, मकतूब निगार यानी ख़त लिखने वाले का नाम। ठीक है, मकतूब कहते हैं ख़त को, और कातिब कहते हैं ख़त लिखने वाले को। अब हम आज का जो हमारे पास सफ़ा नंबर 22 में दिया गया एक मिसाली ख़त है, उस पर ज़बानी तबादला ख्याल कर लेते हैं। तो वो है कि मकान नंबर 5, गली नंबर 7, ऑफिसर कॉलोनी, लाहौर कैंट, 25 सितंबर 2011। प्यारी ज़रगुना, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से मैं तुम्हें ख़त लिखने का सोच रही थी, मगर मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा थी कि वक्त ही ना मिल सका। अब इम्तिहानात से फारिग होते ही तुम्हें ख़त लिखने बैठ गई हूँ। जनाब ये देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये हमारा रवानगी, मकाम रवानगी है, ये तारीख़ है, इसके बाद ये अलकाब और ये आदाब, और इसके बाद ये इब्तदाई कलमात हैं। ज़रगुना, तुमको तो मालूम ही है कि मैं और मेरे घर वाले हर साल एक हफ्ते के लिए किसी न किसी तफरीही मकाम की सैर के लिए ज़रूर जाते हैं। इस साल भी हमने इन ईद की छुट्टियों में मरी जाने का फ़ैसला किया है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपने हमरा लेती चलूँ। हम दोनों मिलकर वहाँ खूब सैर करेंगे। मरी के आसपास बहुत सारे खूबसूरत मकामात भी हैं, हम सब वहाँ भी जाएंगे। मरी में रहने का बंदोबस्त अब्बाजान पहले ही कर चुके हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इस सैर से तुम भी भरपूर लुत्फ़ उठाओगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर मुझे जल्द जवाब दोगी, ताकि मैं इंतज़ामात मुकम्मल कर सकूं। अपने घर वालों को मेरा सलाम कहना, और फ़कत तुम्हारी दोस्त मारिया अलवी। जनाब इसी तरह ये नफ्स मज़मून, ये इब्तदाई कलमात थे। इसके बाद ये नफ्स मज़मून हमने पढ़ा, और ये हमारे इख्तितामी कलमात थे। आपने देखा कि इब्तदाई कलमात और इख्तितामी कलमात को हमने अलग लिखा हुआ है, और नफ्स मज़मून हमारा एक पैराग्राफ की सूरत में है। ठीक है, और इसके बाद हमने एंडिंग कर दी, या हमारा इख्तिताम हो गया, जिसमें हमने फ़कत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हम वसलाम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद तुम्हारा दोस्त या तुम्हारी दोस्त, जो भी आपका नाम है, नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेजीम दाल भी कह सकते हैं। अब ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद आ जाते हैं अब हम अपने मेन थीम यानी नफ्स मज़मून की तरफ। नफ्स मज़मून आज हमारा है पाकिस्तानी रस्म व रवाज से आगाह करना। पाकिस्तान में रस्म व रवाज किसी भी मुल्क की शान होते हैं। ठीक है, उसकी पहचान होते हैं, एक गुलदस्ते के मानंद होते हैं। मुख्तलिफ रस्मों और रवायात को मिलाकर एक गुलदस्ता बनाया जाता है, जो कि पूरी आपके मुल्क की शनाख्त का बाइस बनता है। तो हमारे मुल्क में बहुत से रस्म रवाज मनाए जाते हैं। अगर मैं इस तरह से कह लूँ कि शादी ब्याह की तकरीबात में हमारे रस्म रवाज क्या हैं, कोई विलादत या पैदाइश होती है किसी घर में, तो क्या रसूमात अदा की जाती हैं, बीमारी या वफ़ात के वक्त किस तरह से कौन सी रसूमात अदा की जाती हैं, और मजहबी और कौमी त्यौहार हम किस तरह मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम आ जाते हैं शादी ब्याह की तरफ। हमारे यहाँ शादी ब्याह बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। मेहंदी, मायों, बारात, वलीमा, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स होते हैं, और फिर बड़े धूमधाम से नाच गाने, ढोल बाजे, लुडियाँ, भंगड़े, मज़ेदार पकवान बनाए जाते हैं, रूसी लिबास पहने जाते हैं, सजावट की जाती हैं, लाइटें लगाई जाती हैं। मतलब इस तरह की बातें हम बता सकते हैं। अगली है पैदाइश या विलादत। जब भी हमारे घर में जब कोई नया बच्चा विलादत होती है या पैदाइश होती है किसी बच्चे की, तो हम सबसे पहले उसके कान में अजान देते हैं, उसका अच्छा सा नाम रखा जाता है, उसका अकीका 7वें दिन तक कर दिया जाता है, 7वें दिन कर दिया जाता है, बिस्मिल्लाह बच्चे से लिखवाई जाती है, और सदका खैरात उसके नाम पर किया जाता है कि आने वाली मुसीबतें उसके ऊपर से टलें, और इसके अलावा मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं। अगली चीज़, जहाँ खुशियाँ वहाँ गम भी हैं।
تو ہمارے ہاں جب بیماری یا وفات کا وقت آتا ہے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے غموں کو بہت اچھے طرح سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، ان کا غم کم کرتے ہیں، ان کے لیے تحفے پھل فروٹ لے کے جاتے ہیں. اس سے ان کی تکلیف تو بے شک کم نہیں ہوگی، لیکن کچھ دیر کے لیے وہ خوش ضرور ہو جائیں گے، ہمیں دعا ضرور دیں گے. اور پھر ویسے بھی اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم بیماروں کی عیادت کے لیے جائیں. وفات پر تعزیت کرتے ہیں. تعزیت کرنا، افسوس کرنا، غسل جو میت ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، نماز جنازہ اس کی پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کی جاتی ہیں. مذہبی ہم ایک زندہ قوم ہے بچوں، تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اپنے دوست کو کہ پیارے دوست، ہم ایک زندہ قوم ہیں، اس لیے ہم اپنے تمام مذہبی اور قومی تہوار جو ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان المبارک بہت قریب ہے، تو ہم رمضان کا بھی خاص اہتمام کرتے ہیں. اس میں تراویح، سحری اور افطاری کے لیے خاص انتظامات ہوتے ہیں. عید الفطر جیسے کہ ہمارا ایک اسلامی تہوار ہے جس میں ہم نماز عید ادا کرتے ہیں، فطرہ ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور تحفے تحائف بھی دیتے ہیں. عید الاضحیٰ بھی جو ہے وہ ہمارا ایک اسلامی تہوار ہے جو کہ ہم بڑے جوش سے مناتے ہیں. قربانی کے جانور خریدے جاتے ہیں، نماز عید ادا کی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے اور پھر گوشت بانٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم اور بھی بہت سے جشن ہیں جو کہ بڑے شوق سے منائے جاتے ہیں، جیسے جشن آزادی ہے. ہم قومی تہوار، قومی جذبہ حب الوطنی کے تحت بہت اچھے طریقے سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، ملی نغمے پڑھتے ہیں. یوم پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے 23 مارچ جو اس وقت پریڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے. جشن بہاران میں ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ ہوتی ہے، پھولوں کی نمائش ہوتی ہے، پارکوں کو، بڑی شاہراہوں کو اور سڑکوں کو جو ہے وہ پھولوں سے سجایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے تہوار ہیں جو ہم مناتے ہیں لیکن قانوناً پابندی ہے، جیسے کہ بسنت. ہم جشن بہارا کے موقع پر جو کہ اپریل میں آتا ہے اس میں ہم بسنت بھی مناتے ہیں یا پتنگیں بھی اڑاتے ہیں. اور یہ سب ہمارے تہوار ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاکستان کے تہواروں اور رسم و رواج سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں. اب آپ اپنے خط کا اینڈنگ کریں، اختتام کریں کہ میں آپ جب بھی آئیں گے تو اب جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر نہیں محسوس کریں گے، بلکہ اس کے ہمارے ملک کے تمام رسوم و رواج سے بہت اچھی طرح واقفیت حاصل کر چکے ہوں گے. میں اجازت چاہتا ہوں، گھر والوں کو میری طرف سے سلام کہیے گا اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والی ہر مصیبت سے محفوظ رکھے. بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو خط بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا، لیکن اگر اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آئی تو آپ دوبارہ اپنی معلومات کو سے پوچھ سکتے ہیں، وضاحت طلب کر سکتے ہیں. ایک دفعہ دوبارہ سمجھا دوں کہ آپ نے نفس مضمون کی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک پیراگراف میں لکھ دیں. ٹھیک ہے، ایک پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں، ایک سے زائد پیراگراف میں بھی لکھی جا سکتی ہیں، لیکن مختصراً یہ جتنے پوائنٹس میں نے شامل کیے ہیں آپ کوشش کریں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا نفس مضمون تیار کریں. اور باقی تمام اجزاء تو میرے خیال میں آپ کو ویڈیو میں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہیں. اس دعا کے ساتھ اجازت طلب کرتی ہوں آپ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ہر سبق اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بری نظر سے اور مصیبت سے اور آفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.